गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो भीमराव अंबेडकर का जो 15 चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या पढ़ा, भीमराव अंबेडकर जी ने जो भाषण दिया था उसका एक अंश है ये, जिसमें फर्स्ट इसका जो पार्ट था उसमें उसका क्या टॉपिक था, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। आप सभी समझ गए होंगे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन हमारे समाज के लिए कितना बड़ा दोष है और हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने इसका समर्थन किया उसके दोष भी इन्होंने बताए हैं, कमियां भी इसमें बताई है। अब आगे जो है अंबेडकर जी हमें बताते हैं कि उनकी कल्पना का जो आदर्श समाज है वो कैसा होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। हाँ, आगे बताया है, जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। अर्थात जो पहले वीडियो में जो अंबेडकर जी ने जो फर्स्ट पार्ट है इसका इसमें बताया कि किस तरह से जाति प्रथा हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी थी, और फिर कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया और उसके पक्ष में तर्क भी दिए, और उन्होंने जो है उसके विपक्ष में तर्क भी दिए। तो इस तरह से आप ये सब सुनते सुनते उब गए होंगे, इसलिए आगे वो बात करते हैं। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, मनुष्य के स्वभाव में है, किसी एक चीज को हम बार बार सुनते हैं तो हम उससे ऊब जाते हैं। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। अब अंबेडकर जी जो है इसमें जो इस समस्या का, समस्या कौन सी है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन की जो समस्या है उसके लिए हमें बता रहे हैं। हाँ, आगे बताते हैं, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब वो कह रहे हैं कि जाति प्रथा और इनके मैं विरुद्ध हूं, श्रम विभाजन के मैं विरुद्ध हूं, तो सब लोगों की ऑब्वियसली सब लोग यही पूछेंगे कि फिर आप बता दीजिए कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। वो इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। जिस समाज में, मतलब वो आदर्श समाज की जो डेफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषा हमारे सामने रख रहे हैं, वो क्या है कि जो आदर्श समाज है उसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता होगी हर तरीके से, समता अर्थात समानता, सब समान होंगे, समानता की भावना होगी, किसी में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होगा, और भ्रातृता अर्थात भाईचारे की भावना सब में होगी। क्या ये ठीक नहीं है? ऐसा समाज होगा तो क्या ये सही नहीं है समाज के लिए, या जो यहाँ की जो जनता है उनके लिए क्या ये सही नहीं होगा, जिस समाज में स्वतंत्रता होगी, समानता होगी और भाईचारा होगा। भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सारे देश के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी वर्ण के हो, लेकिन अगर सब भाईचारे से एकजुट होकर रहे तो क्या ये सही नहीं है हमारे समाज के लिए? वो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, अर्थात अगर कोई संशोधन करना भी पड़े तो वो इजीली हो जाए, क्योंकि सारा समाज जो है अगर समानता रहेगी, भाईचारे की भावना होगी तो सबके लिए समान कानून बनेंगे और फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से दूध और पानी को मिला देते हैं और उनको अलग नहीं किया जा सकता ना, किया जा सकता है नहीं, तो वैसे ही जो है समाज में भी ऐसा जो है उनके हितों के लिए, बहुविध हितों के लिए, उनके अनेक प्रकार के जो हित है, सबके लिए समान कानून बने, सबके लिए स्वतंत्रता हो हर चीज की, तो फिर उनके पास जो है कोई किसी चीज के लिए कोई समाज में कोई कमी नहीं रहेगी, तो कोई जो है वैर भावना भी समाज में नहीं आएगी, और इस तरह से एकजुटता रहेगी जो हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।
और इसी का दूसरा नाम बता दिया इन्होंने, इसी का भाईचारे की भावना हो, एकजुटता हो, सभी लोगों के लिए समान कानून हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, तो वो सरकार चुनने का अधिकार हो, तो वो उसका ही दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। अब इन्होंने डेफिनेशन दे दी लोकतंत्र की, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, अब्राहम लिंकन की एक फेमस डेफिनेशन थी, किसी को पता है? डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, उन्होंने क्या कहा था? बचपन से शायद पढ़ा होगा, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, टू द पीपल, जनता का जनता के लिए किया गया शासन है, वो है लोकतंत्र। तो यहाँ वही बात हो रही है, इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा का भाव व सम्मान का भाव हो। समाज में सब जो है एकजुट होकर भ्रातृत्व की भावना से, समानता और स्वतंत्रता की भावना से अगर रहेंगे तो सभी में जो है एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहेगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? सबको स्वतंत्रता का अधिकार हो, क्या इसमें कोई आपत्ति होगी? कौन चाहेगा अपने आप को स्वतंत्रता में रखना? कोई नहीं चाहेगा, इसलिए स्वतंत्रता में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गमनागमन की स्वाधीनता, यानी कि कहीं भी आने जाने की सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि हमें कहीं पे जाने में प्रतिबंध हो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो यहाँ गमनागमन यानी जाना और आने जाने की स्वतंत्रता, ये कहीं भी आ जा सकने की स्वतंत्रता जो है वो क्या कहलाएगी? गमनागमन की स्वतंत्रता। आगे है जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता के सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। सबको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, शारीरिक सुरक्षा यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता सभी को है। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, अब जो है किस किस का आपको पता है? संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता पहले थी, जो 44वां अनुच्छेद था ना, 44 अनुच्छेद में संपत्ति की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब उसको छीन लिया गया है, मतलब ये हट गई है, अब तो नहीं है। जो आपने फंडामेंटल राइट्स देखे होंगे, जो आपके मूलभूत मूल अधिकार पढ़े होंगे आपने एसएसटी में, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मूल अधिकार है उनमें से ये संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा अब तो जो है हटा दी गई है। अब जो है संपत्ति के पर रखने का अधिकार अब सभी को है। मतलब पहले तो क्या है, ऐसे मतलब जो तुम्हारी संपत्ति है उसका अधिकार अब हट गया है, ये इसमें ये अधिकार अब हट गया। अब है जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार। आप जो है जैसा कि गन वगैरह रखते हैं, इसके लिए क्या होती है? एक लाइसेंस होता है, उसको रखने की स्वतंत्रता है। आप अपनी सुरक्षा के लिए गन वगैरह रख सकते हो, लेकिन उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए कानूनन। और सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ये भी जो है संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है आपको, कि आप अपने जीविका के लिए मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए औजार भी अपने साथ रख सकते हो, जीवन की सुरक्षा के लिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए, आने जाने की सुरक्षा या स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता जो है मनुष्य को है और होनी भी चाहिए। अगर आप पे ये स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी तो आप अपने आप को कैसा मानोगे कि हम तो आज भी गुलामी में जी रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत होगा। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? अब वो कह रहा है कि फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग, कि मनुष्य अपनी शक्ति का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके समाज में रहकर, ऐसी भी स्वतंत्रता उसको दी जानी चाहिए। जाति प्रथा के, अब जो ये इस टॉपिक में आदर्श, अब आपके क्वेश्चन बनता है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए या आदर्श समाज की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो उन्होंने मेन 3 विशेषताएं बताई है। कौन कौन सी है? हाँ, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना, ये 3 स्वतंत्रता मनुष्य को मिलनी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को
तो स्वीकार कर लेंगे। जाति प्रथा के पोषक, जो जाति प्रथा वाले लोग हैं, जो जाति प्रथा को मानते हैं, ऐसे लोग तो है जो अपने जीवन की स्वतंत्रता मान लेंगे, शारीरिक सुरक्षा को भी वो मान लेंगे, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता हो वो भी वो मान लेंगे कि कोई कितनी भी प्रॉपर्टी रख सकता है, इसको भी वो स्वीकार कर लेंगे। परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। लेकिन हर मनुष्य जो है प्रभावशाली और सक्षम तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करे, ऐसा वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़कर रखना होगा। अब यहां अगर ये बोल दे कि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को ही नहीं है, तो फिर तो वो एक तरह से दास्ता ही हुई कि व्यवसाय चुनने की अगर स्वतंत्रता नहीं दे कि हमें अपना क्या व्यवसाय करना है, क्या बिजनेस करना है, या हम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अगर इसकी स्वतंत्रता अगर हमें नहीं मिले तो हमें कैसा फील होगा कि हमें तो ये लगेगा कि हम तो आज भी परतंत्र हैं, दास्ता में हैं। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता केवल यही नहीं हो सकती कि कानून की तरफ से नियम बने हुए हैं, उसके गुलाम हैं हम, इसलिए हम दास्ता में हैं, गुलामी में हैं, उसी को नहीं कहा जा सकता। अगर व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता लोगों को नहीं दी जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? पराधीनता ही कहेंगे, उसको हम स्वतंत्रता या लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। हाँ, आगे अम्बेडकर जी कहते हैं, दास्तक में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दास्ता उसे भी कहा उन्होंने जब किसी को व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है, और एक दूसरी जब कोई किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है, उसकी उसमें रुचि भी नहीं है लेकिन उसको मजबूरन विवशता से वो काम करना पड़ रहा है, तो वो भी उनके लिए क्या है? दास्ता है, गुलामी है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। जैसे उदाहरण दिया है, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। कुछ लोगों को जो है ऐसे वर्ग भी होते हैं जिनको जो उनका वर्ग है, जो उनका पेशा है उस वर्ग का, उससे अलग भी उनको रुचि हो सकती है, उनको दूसरे व्यवसाय भी अपनाने पड़ते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए इस चीज के लिए, उनकी रुचि के हिसाब से उनको व्यवसाय करने की छूट दी जानी चाहिए। वो जो है उसको उसमें जो है कानून की चाहे कितनी भी वो कानूनन कितने भी नियम बन जाए, लेकिन वो फिर भी क्या कहलाएगी? पराधीनता ही कहलाएगी, उनके लिए एक दास्ता होगी, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। ये तो उन्होंने स्वतंत्रता की बात की। अब दूसरा टॉपिक क्या था उनका? समता। समता मीन्स होता है इक्विलिटी, समानता। यहां जो है अब समता पर विचार करें, क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? कोई भी जो लोकतंत्र में रहता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऊंच नीच का व्यवहार या भेदभाव हो किस समाज में किसी के साथ। सब यही चाहेंगे कि समानता से सभी मिलजुल कर रहे। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें समानता जो थी, वहां पर समानता नहीं थी, इसीलिए यह क्रांति हुई थी। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। जो समता के आलोचक है अर्थात जो समानता के पक्ष में नहीं है, वो तो यही कहेंगे कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं। और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। वो होता है ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, कोई उस चीज को किस वे से सोचता है, सबके अपने अपने व्यू होते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कहा है कि ये तर्क भी वजनदार है कि भाई हाँ, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन तथ्य होते हुए भी ये विशेष महत्व नहीं रखता है। इसमें सच्चाई है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सच्चाई है, फिर भी यह महत्व नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि समाज में सभी मनुष्य तो वैसे तो बराबर ही होते हैं, कोई जाति से ऊंचा नीचा नहीं होता है। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता जो है तीन बातों पर निर्भर रहती है। अब मनुष्य की जो क्षमता है उन्होंने तीन बातों पर निर्भर होती है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की क्षमता के जो सिद्धांत है वो कौन से हैं या किन तीन बातों पर निर्भर है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में आता है
मनुष्य के अपने प्रयत्न। ये तीन जो है मनुष्य को ये जो है समता की ये इन तीन बातों पर निर्भर होती है। पहली है शारीरिक वंश परंपरा। क्षमता जो है, एक तो होता है ना शारीरिक वंश परंपरा, कहने का मतलब आप देखो आगे समझते हैं इसमें पहले इसको एक बार। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते हैं। शारीरिक वंश परंपरा, शरीर के हिसाब से सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते ना, सबको भगवान ने अलग अलग शरीर, अलग अलग शक्लें दी है। तो ये जो है इन तीन दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते हैं। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ अपमानजनक असमान व्यवहार करना चाहिए? अब ये सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। शारीरिक वंश परंपरा हर किसी की अलग होती है। सामाजिक उत्तराधिकार यानी कि उसको अपनी फैमिली से क्या मिला है, पैतृक व्यवसाय या जो भी मिला है उसको अपने परिवार से, वो सबका अलग अलग होता है। और मनुष्य अपने प्रयत्न भी सबके अलग अलग होते हैं। जो जैसा प्रयत्न करता है उसके हिसाब से उसको वैसा ही फल मिलता है। तो ये तीन चीजें जो है वो क्षमता पर निर्भर करती है। क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो समता का विरोध करते हैं कि सभी समान नहीं होते हैं, उनका विरोध जो कर रहे हैं, उनके पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से यानी कि हम साधारणतः देखते हैं कि असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति जैसा प्रयत्न करेगा उसका वैसा ही आगे का फ्यूचर होता है। अगर आप अभी से अच्छे से प्रयत्न करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, और अगर आप अभी से इसे आलसी और इस टाइप के रहोगे तो आपको खुद को ही पता है कि आप क्या व्यवसाय चुनोगे या क्या करोगे, वो आप खुद डिसाइड करोगे। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने की स्वतंत्रता है। सभी को जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की, कि वो क्या कर सकते हैं, इसकी सबको छूट है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, यानी कि शारीरिक वंश परंपरा एक तो पहली बात तो, और दूसरी क्या थी? हाँ, सामाजिक अधिकार, जो सामाजिक उत्तराधिकार है वो। तो ये दो चीजें हैं। वो अगर मनुष्य इन दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? तो उसके साथ क्या भिन्न व्यवहार किया जा सकता है? क्या अलग से उसके साथ ऐसा असमानता की भावना या इस तरह का व्यवहार उचित है करना? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जो जिन्हें उत्तम कुल, देखो वही लोग बाजी मार ले जाएंगे जिनको क्या जो कि उत्तम कुल में पैदा हुआ है, अर्थात कुलीन वर्ग में यानी कि संपन्न वर्ग में, धनवान परिवार में अगर पैदा हुआ है बच्चा, अगर शिक्षा में अच्छा है, पारिवारिक ख्याति, उसका परिवार काफी फेमस रहा है, पैतृक संपदा, जिसको अपने पिता दादा से ही बहुत सारी संपदा मिली हुई है, यानी कि बहुत सारा पैसा वगैरह मिला हुआ है, वो संपदा अगर उसको मिली हुई है, तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ, अगर उसको व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ का मतलब हो गया कि अगर उसके पास जो है उसके फैमिली के पास अच्छा बिजनेस है तो उसकी ख्याति होगी। अब आगे जो है, इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अगर कोई व्यक्ति मानो उसको अपने परिवार से काफी अच्छा पैसे वाला परिवार है, उनके पास पैतृक संपत्ति है, अगर समाज में उसकी परिवार की काफी रुतबा है, इज्जत है, काफी फेमस फैमिली है, तो ये सब में उस व्यक्ति का तो कोई रोल नहीं है ना। उसने क्या किया है, उसने अपनी तरफ से क्या किया? कुछ नहीं ना, लेकिन फिर भी वो फेमस है क्योंकि उसका परिवार जो है, उसकी ख्याति है समाज में, उसको जो है पैतृक संपदा अच्छे से मिली हुई है, वो उसके पीछे ही ऐश कर रहा है। तो क्या उस हिसाब से क्या ये उसको जो है ये उसको उत्तम व्यवहार कहना या उसको जो है इसका हकदार मानना क्या सही है? उसके हिसाब से क्या सही है ये मतलब मानना? सही तो उचित तो नहीं है। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, तीसरा प्रयास क्या था? मनुष्य का खुद का प्रयत्न, वो चीज है, उस पर
तीसरा प्रयास यही है कि मनुष्य का खुद का प्रयत्न। अगर मनुष्य खुद के प्रयत्न से समाज में ख्याति प्राप्त करता है, पैसा जो है कमाता है, तो वो जो है मेन उसकी वो है उसकी शक्ति, ताकत, उसमें उसको समानता मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो सब जो भी कुछ कर रहा है वो खुद के बल पे कर रहा है, खुद के प्रयत्न से कर रहा है, इसके आधार पर हम तीसरे आधार पर मनुष्य के साथ ऐसा मान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है, शारीरिक वंश परंपरा भी किसी के वश की बात नहीं होती। दूसरा, समाज से जो उसको अधिकार मिले हुए हैं, समाज में जो सामाजिक उत्तराधिकार है वो भी उसको अपनी फैमिली से मिले हुए हैं। तो उन दो आधारों पर जो है वो दो तो मनुष्य के खुद की बात नहीं होती, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है जिसमें मनुष्य के खुद के प्रयत्न है, उस पे जो है मनुष्य उसके साथ असमान व्यवहार उसमें नहीं होना चाहिए। पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। जो खुद के प्रयत्न करता है और फिर भी उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है या असमान व्यवहार या कानूनी समानता नहीं है, तो वो गलत है। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए जो खुद के प्रयत्नों से इस समाज में शक्ति संपन्न बने हैं या समाज में उन्होंने अपनी ख्याति फैलाई है। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आपने जो है मानव जो आपने इसके जो अधिकार पढ़े हैं, हमारे मूलभूत अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें दिया हुआ है ना, समानता का अधिकार है सबको, आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि हमारे जो मूल अधिकारों में दिया हुआ है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, तो ये सभी को मिलना चाहिए। अम्बेडकर जी इसके पक्ष में है कि मनुष्य को उसकी शक्ति के आधार पर ऊंचा नीचा उससे व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सबको समानता का व्यवहार, सबके समान अवसर दिए जाने चाहिए, अर्थात सबको परमिशन होनी चाहिए कि उनको जो है जैसे सरकारी नौकरियां हैं सबके लिए होनी चाहिए, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए और व्यवहार भी सबके साथ समानता का होना चाहिए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीति के पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। जो राजनीति में होता है उसके लिए तो सारी पब्लिक जो है उसके लिए तो सबसे ही पाला पड़ता है, उसका जनता ने उसको चुना है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है। ऐसा तो है नहीं कि हर राजनेता हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जानता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो वो संभव नहीं है सबको जानना एक साथ। वैसे प्रत्येक के विषय में जानकारी भी नहीं रख सकता है वो, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर आंशिक व्यवहार अलग अलग कर सके। ऐसा उसके पास इतना समय और इतना जो है नहीं, इतनी जानकारी नहीं होती कि वो हर किसी से पर्टिकुलर जो है मिले। वैसे भी आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञों को अपने व्यवहारीय सिद्धांत की आवश्यकता रहती है कि मतलब उसका एक सिद्धांत होता है एक राजनेता का कि वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करे, सबके साथ समान कानून बने, सभी जनता की कंप्लेंट सुने, वो शिकायत सुने। ऐसा नहीं है कि भाई भतीजा बात करके वो सिर्फ अपना ही पेट भरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह व्यवहारिक सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, वही समानता का व्यवहार है। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यदि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है कि सबके साथ वो जो है किस तरह से व्यवहार करे, एक राजनीतिज्ञ की भांति जो है वर्गों में बांट के समाज को, और उसके बाद सभी का कल्याण करने की उसकी कामना होनी चाहिए। इस तरह से जो है ये जो चैप्टर है वो अंबेडकर जी ने हमें इस चैप्टर में, इस अध्याय में किस तरह से जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में, पहले उन्होंने समर्थकों के बारे में बताया,
फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से जाति और समाज में उदाहरण देके बताया हमें, और इसके बाद हमें बताया कि हमारा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसका मूल आधार स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। इस तरह से अंबेडकर जी के भाषण का ये अंश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।